दिल्ली अगर देश का दिल है तो लखनऊ उसकी धड़कन है। और लखनऊ से जैसे आप जुड़ेंगे, लखनऊ के बारे में जैसे जैसे आप जान लेंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आप अचंभित हो जाएंगे। आप कहेंगे कि क्या हमारा लखनऊ ऐसा भी हुआ करता था, जो आज के वक्त में बिल्कुल नजर नहीं आता है। तो आइए जुड़ते हैं लखनऊ के इतिहास। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि द पॉलीग्राफ ने मातृभूमि के नाम से जो सीरीज शुरू की है, उसमें हमारे अवध की उन जगहों के बारे में और उन शख्सियत के बारे में, उस माहौल के बारे में बातचीत करने की कोशिश की है, जिसकी एक बहुत बड़ी तारीख़ है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे वजूद से जुड़ता है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको अवध से, लखनऊ की इमारतों से उन बातों को, खाली इतिहास नहीं, देखिए इतिहास आप पढ़ भी सकते हैं, इतिहास विकिपीडिया पे मौजूद है, ChatGPT पे मौजूद है। हम इतिहास के साथ वो बात करना चाहते हैं जो आपकी शख्सियत को भी निखारे, जो आपके वजूद को बनाए, जो आपको ये एहसास दिलाए कि ये इमारतें, ये चीज़ें, ये ऐसे ही नहीं बनी थी, उनके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी जो हमको आने वाले दौर में सबक देगी। तो पॉलीग्राफ को बहुत मुबारकबाद। और मातृभूमि के लिए हमारी जितनी भी कोशिश है, छोटी बड़ी जो भी हम कर सकते हैं वो हम करेंगे परवेज़ साहब के साथ मिल करके, और कोशिश करेंगे कि हाँ, आपके बीच में एक ऐसा इतिहास, एक ऐसी सोच, एक ऐसी फिक्र लेकर के आएँ जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो, आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, और हम वो बात कह सकें जो हम महसूस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लखनऊ का एक सफर। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं और आप देख रहे हैं सामने मीर तकी मीर की मज़ार शरीफ है, उसकी निशानियां हैं। ये लखनऊ का सिटी स्टेशन, और उसके बाद ये आनंद नारायण मुल्ला रोड, और यहाँ वहीं पर हम जब आते हैं तो पीछे ये एक इमारत आपको दिख रही होगी, रिफाए आम क्लब। इस इमारत का हाल क्या है ये आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपकी एक मुलाकात कराते हैं एक शख्सियत से जो पूरे लखनऊ को अपने आप में समेटे हुए हैं, हफीज़ क़ुदवाई साहब। हफीज़ भाई, रिफाए आम क्लब पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। किसी वक्त में इस क्लब को इसलिए बनवाया गया था कि यहाँ पर आम हिंदुस्तानी आ सकता था, और इसलिए कि जो MB क्लब था लखनऊ का, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने साफ तौर पर कह दिया था कि यहाँ पर आम हिंदुस्तानी या जो राजा महाराजा, उन सब की एंट्री नहीं हो सकती है। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप इतनी ऐसी जगह पे खड़े हैं जिसकी तारीख़ में, इतिहास में एक बहुत अहमियत है। रिफाए आम क्लब की अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकिए कि अपने यहाँ 1857 के बाद कोई ऐसा मूवमेंट नहीं, कोई ऐसी जिससे हिंदुस्तान की तारीख़ की लखनऊ से जुड़ी शिनाख्त की जाए तो उसमें रिफाए आम क्लब का नाम ना हो। तो आप इतनी अच्छी जगह पे मौजूद हैं, सामने मीर तकी मीर, निशान मीर है, तो ये जगह अपने आप में बहुत अहमियत रखती है। ये सच बात है कि अंग्रेज़ों ने जब अपने क्लब बनाए 1857 में, जब उनकी हुकूमत आ गई, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, तो उन्होंने भारतीयों के साथ बहुत बुरा सलूक किया। देखिए, आम लोगों के साथ सलूक लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ के राजा महाराजाओं, ज़मींदारों और जो ओहदेदार थे, सबके साथ वैसे ही सलूक किया जैसे आम लोगों के साथ होता है, कि उनकी एंट्री ही बिल्कुल बैन थी। यहाँ CDRI बिल्डिंग थी, छतर मंजिल में उन्होंने CDRI में एक, CDRI तो हम लोग के टाइम में हुई इसलिए ताकि आप पहचान लीजिए, वो छतर मंजिल थी, उसमें उन्होंने एक ब्रिटिश क्लब बनाया, फिर MB क्लब बनाया। तो और यहाँ तक कि हज़रतगंज में लखनऊ के नवाबों को, लखनऊ की आवाम को जाने की मनाही थी, आप नहीं जा सकते। सिर्फ तैनाबाद इमामबाड़े में अगर कोई जाता तो उसे कैद कर लिया जाता था। तो ये हालत थी। तो हमारे नवाब भी नाराज़ थे, और भाई जो वाजिद अली शाह साहब तो चले गए थे मटिया बोझ। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, पहले आप थोड़ा सा MB क्लब के बारे में बताइए, फिर हम रिफाए आम क्लब पे आएंगे। देखिए, MB क्लब की जब तामीर की गई तो हम, ये ब्रिटिश में एक वो था माहौल कि वो क्लब का कल्चर था, वहाँ कार्ड खेले जाते थे, बिलियर्ड्स होता था, और वहाँ बैले डांस होते थे। वहाँ एक मतलब एक क्लास का था, एलीट वर्ग का। वो मैंने कहा कि सिर्फ उनके ही लोग, हिंदुस्तानी ही अलाउड नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था कि डॉग एंड इंडियंस नॉट अलाउड। ये सब बड़ी बेइज्जती की बात थी, वो भी उनके लिए बड़ी बेइज्जती की बात थी जिन्होंने अभी हुकूमत देखी थी 1857 से पहले। भाई इसी जगह हुकूमत की थी, यहाँ के एक एक हिस्से में वो बहुत इज्जत से रहते थे। अब उनके ऊपर ये हो गया कि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, ठीक है, आप फला जगह नहीं जा सकते हैं। तो फिर एक सारे लोगों ने बैठ करके तय किया। एक वाजिद अली शाह साहब के भतीजे थे, सुल्तान बहादुर मिर्ज़ा,
तो उनको सिफ्तानाबाद इमामबाड़े में नहीं जाने दिया, तो उनको बड़ा बुरा लगा कि भाई हमारे जद्दे अमजद वहाँ दफन है और हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, हम फातिहा पढ़ने नहीं जा सकते। फिर ये हुआ कि क्लब में भी नहीं जा सकते आप, बड़े बड़े राजा महमूदाबाद ये लोग क्लब में नहीं जा सकते थे, इनकी इतनी अहमियत थी कि भाई आवाम में इनकी बड़ी इज्जत थी। तो सब लोगों ने एक मीटिंग करके तय किया कि हम लोग अपना क्यों नहीं कोई क्लब बनाते हैं। तो सुल्तान बहादुर मिर्ज़ा ने, क्योंकि उनकी ही हिस्से ये ज़मीन जो थी ये उनके पास थी, तो उन्होंने ये ज़मीन ऑफ़र की राजा महमूदाबाद, राजा जहांगीराबाद और तमाम तरह के जितने शुरफा यहाँ के लोग थे, सब ने अपना पैसा इकट्ठा करके फिर फ़याम क्लब तामीर किया। ये सोचा कि भाई ये एक ऐसा क्लब होगा जिसमें हर हिंदुस्तानी बिना किसी फ़र्क के अपने सारे जो कल्चरल शौक़ हैं, अदबी शौक़ हैं, उनके लिए वो आएगा। तो रिफायाम क्लब उस वक्त इस तरीके से बनाया गया। हुकूमत तो भाई अवध की हुकूमत तो जा चुकी थी, सब कुछ अंग्रेज़ों के हाथ में था, आपके पास कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी यहाँ पर लोग। तो क्या हुआ, एक आम जमा जितने राजे महाराजे हैं और वज़ीर हैं, ये सब लोग पैसे इकट्ठे करके करें। तो उसमें बहुत बड़ी रकम राजा महमूदाबाद ने दी, मतलब ये कई बार इतनी बड़ी रकम दी थी कि कई बार लोग ये कह देते हैं कि राजा महमूदाबाद ने इसे बनवाया था। तो जाहिर इतनी एक मुश्त रकम देना बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, उसके बाद खाली क्लब बनवाना ही मसला नहीं था, मसला था अंग्रेज़ों की नज़र में आना। जब उन्होंने अपने क्लब में तो आपको मना कर रखा है, अब आप अपना क्लब बना रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ कोई साजिश कर रहे हैं अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ। और सुनते हैं कि इन लोगों ने फिर बाद में ये कहा कि यहाँ पर अंग्रेज जो है वो नहीं आ सकते, उनके लिए। हाँ, वो जितनी उन्होंने वहाँ शर्तें थोपी थी कि भाई भारतीय हिंदुस्तानियों के लिए, उतनी ही उन्होंने यहाँ लगा दी, यहाँ अंग्रेज़ नहीं आ सकते। इसीलिए क्या हो, जब सन 1860 में बन गया, तो 62 में जब नजूल डिपार्टमेंट बना, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इस पे छापा मारा। उनको लगा कि यहाँ पर साजिश, भाई हम आ नहीं सकते, हमारे लोग फौरन उनके पर पकड़े जाते हैं। तो उनको लगा यहाँ कोई साजिश तो ऐसी चल रही जो अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ है। तो उन्होंने छापा मारा, जब देखा कि अच्छा यहाँ कोई मिला नहीं उन्हें, खाली लोग मिले कि इसमें हॉल में खेलते वेलते, तो बहुत कुछ जब नहीं पकड़ सके, तो उन्होंने जो नजूल डिपार्टमेंट बनाया था, ये पूरी प्रॉपर्टी नजूल में दर्ज कर दी। उन्होंने कहा मालिक कौन है, अच्छा मालिक कोई सामने आया नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, ना राजा महमूदाबाद ने, ना राजा जहांगीराबाद ने, ना इवन सुल्तान बहादुर साहब ने, किसी ने ये नहीं कहा कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो अंग्रेज़ों ने 1862 में इसको नजूल में दर्ज कर दिया, जो आज तक नजूल। सुल्तान बहादुर जो है नवाब वाजिद अली शाह के भतीजे थे और बहुत मतलब भाई अंग्रेज़ों से बहुत चिढ़ने वालों में से थे कि हाँ, अंग्रेज़ों को पसंद नहीं करते थे और बहुत बहादुर थे। तो उन्होंने ही जब वाजिद अली शाह साहब चले गए, तो बहुत उन्होंने यहाँ पर मतलब भाई लोगों को इकट्ठा करना, उनके साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ माहौल बनाना। देखिए, बेगम हज़रत महल ने लड़ाई लड़ी, तो उनके साथ जो लोगों ने साथ दिए, ये सब वो लोगों में से थे कि इन लोगों ने उस वक्त खड़े होकर के उनके साथ दिया था। लेकिन अब भाई आप हार गए 1857 की लड़ाई, लेकिन फिर एक गुस्सा तो था। तो गुस्सा किस किस शक्ल में निकला, हम कहते हैं रिफ़ायाम हमारा कल्चरल वो है, लेकिन रिफ़ायाम हमारे उस गुस्से की भी निशानी है कि तुमने हमसे हमारी हुकूमत छीनी, तुमने हमसे हमारा कल्चर छीना, तुमने हमसे हमारे शौक़ छीने, हमारे सुकून छीना। तो हमने फिर इकट्ठे होकर के उसी 1857 के 3 साल के अंदर अपना वो रिफ़ायाम क्लब बना करके खड़ा कर दिया, जिसके अंदर हम हर वो चीज़ कर सकते थे जिसे आप रोकते थे। तो रिफ़ायाम मतलब कल्याण, हाँ, आम लोगों के फ़ायदे के लिए, कल्याण के लिए। तो एक तरीके से, और ये हुआ भाई, यहाँ अस्पताल भी खुला, यहाँ बहुत से लोग बैठते थे, जैसे यहाँ शायर बैठते थे तो शेर व शायरी सिखाते थे, यहाँ डॉक्टर भी बैठे, हकीम भी बैठे, यहाँ जलसे होते थे, बहुत काम हुआ रिफ़ायाम क्लब में। और ये समझिए जो आवाम एक तरीके से, जैसे हमारी हुकूमत जब छीनी, भाई अब कैसरबाग ना हज़रतगंज वो नहीं रहा, तो सारी आवाम किस तरफ जाती थी, आवाम तो इधर आती थी ना भाई, जहाँ हमारे बड़े लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था अंग्रेज़ों को, आगे चल के जब हमारे आज़ादी की लड़ाई हुई, तो प्रगतिशील जो लेखक थे वो सब यहीं पे इकट्ठा होना शुरू। इसमें सबसे बड़ी किसी की बुनियाद, जब बुनियाद ही हमारी इस बात पे थी कि हम एहतिजाज था ना, कि हम आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो इसकी बुनियाद ऐसी थी रिफ़ायाम क्लब की। आप सोचिए 1920 में महात्मा गांधी आए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत यहाँ, और उससे बड़ी जो पूरे दुनिया में मशहूर है, लखनऊ पैक्ट 1916, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ, वो यही जगह है, लखनऊ पैक्ट रिफ़ायाम क्लब में हुआ है। तो इसकी एक वो बहुत बड़ी तारीख है। फिर 1920 में महात्मा गांधी का आना, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, तेज कुमार सप्रू, ये सब लोग ये 1920 से 22 के बीच में यहाँ जलसे करते थे। मौलाना आज़ाद की स्पीच यहाँ की बहुत मशहूर है, और सरदार पटेल की स्पीच बहुत मशहूर है, जो उन्होंने एक हम लोगों को इकट्ठे रहने के लिए दी।
यहाँ पर मौलाना आज़ाद ने बहुत अच्छी, महात्मा गांधी ने गंगा जमनी तहजीब पे महात्मा गांधी ने 1920 में जो यहाँ बोला है कि हम लोग एक हैं, हम भाई ये हम हिंदू मुसलमान दो आंखें हैं, ये सब ये रिफाई आम और क्लब। एक और जिसके आज भी हम लोग सुनते हैं तो एकदम इधर खींचे चले आते हैं, वो है मुंशी प्रेमचंद के इस पे। देखिए, अगर आप कहेंगे आज़ादी के आंदोलन में जो हाल कांग्रेस का था, भाई कांग्रेस सबको लेके चल रही थी और सारे अच्छे नरम गरम हर विचार का आदमी कांग्रेस के साथ लग करके देश के लिए लड़ रहा था, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लिटरेचर में कोई संगठन कहेंगे तो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, प्रगतिशील लेखक संघ, ये था। इसकी बुनियाद इसी रिफाई आम क्लब में सन 1936 में पड़ी और उस वक्त के, या कहें हम लोग के उस वक्त से आज तक उनके जैसा लेखक कभी नहीं हुआ, प्रेमचंद जैसा। प्रेमचंद ने इसकी अध्यक्षता की थी और 1936 में, देखिए इसका एक इतिहास, 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था मोती नगर में, राष्ट्रीय अधिवेशन, और 1936 में सेम उन्हीं की तारीखों में यहाँ पर हो रहा था प्रगतिशील लेखक संघ का। तो बहुत से लीडर वहाँ से यहाँ आते थे, यहाँ से बहुत से वहाँ जाते थे। तो यहाँ पर कौन था? यहाँ पर फैज़ थे, मंटो थे, इस्मत चुगताई थी, प्रेमचंद थे, सज्जाद ज़हीर थे, अली सरदार जाफरी थे, ये सब यहाँ इकट्ठे थे। वहाँ कौन था? वहाँ सरोजिनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, ये सब वहाँ थे। तो जिस दिन यहाँ प्रेमचंद ने अध्यक्षता की है, तो अध्यक्षता के बीच में सरोजिनी नायडू वहाँ से अपना अधिवेशन छोड़ करके आई थी उनको सुनने के लिए। तो प्रेमचंद का जो अध्यक्षीय भाषण है वही प्रगतिशील लेखक संघ की बुनियाद है। अब हम लोग अगर अवैध बात करें तो यही बात की जा सकती है कि ये तो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। इतने बड़े बड़े से हिंदुस्तान के आज़ादी के यहाँ पर नायक आए हैं और इस बिल्डिंग को तो हमारा आज़ादी के बाद इसको और हम संभाल कर रखते हैं, इसको दिल से लगा के रखते हैं, इसमें हमारी आत्मा बसती है। उस बिल्डिंग का हाल उस कांग्रेस पीरियड में भी यही हुआ, बहुत सारी हुकूमतें आई गईं और आज भी अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहे। देखिए, ये तो सबसे बदनसीबी है। ये अगर आप कहिए कि बदनसीबी क्या है, तो वो रिफाई आम क्लब को देख कर ली, जिसकी इतनी बड़ी तारीख़ है और जिसका इतना काम है कि भाई हम आज़ाद हुए तो हमारे आज़ादी के आंदोलन की भी यहीं से सारे मूवमेंट चले, ठीक है। बड़े बड़ी लीडरशिप हमारी लखनऊ में जब आई तो वहीं आकर के बोली। फिर तमाम लेखक, तमाम शायर जो पूरी दुनिया में मशहूर हुए, वो भी यहीं रहे। लेकिन हम लोग उस इमारत को उस शक्ल में नहीं संभाल सके, वो ढहती गई। हम लोगों ने इसमें मीटिंग्स की, हम इन हॉल में प्रोग्राम में आए हैं। अब आप अंदर नहीं जा सकते हैं। हालत ये है कि भाई इसमें आप सारे दरवाजे बंद हैं, ठीक है, इमारत गिर रही है। आपको अंदर से दिखाएंगे, लेकिन उसके बीच में कम से कम एक शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे जो मौजूदा हुकूमत है योगी जी की, कि यहाँ पर इस पूरे, जब हम लोग पहले आते थे तो पूरे यहाँ पर इंक्रोचमेंट था, कब्जे हो गए थे, अवैध कब्जे थे, उसको हटवा दिया गया है। हाँ, ये देखिए, अवैध कब्जे को हटाने के लिए बहुत कोशिशें हुई, बहुत बार। ऐसा नहीं, भाई पहला काम होता है जब आप कुछ करने चलिए तो पहले वो चीज़ हटाइए। तो यहाँ पे अवैध कब्जे तो बहुत थे और पूरा ये यहाँ तक कि आप अंदर नहीं आ सकते थे सही से। तो ये एलडीए ने बड़ा काम किया कि कम से कम भाई उसने इस चीज़ों को, इंक्रोचमेंट ख़त्म किया, ठीक है, एक अवैध कब्जा ख़त्म किया। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें आगे क्या क्या और क्या प्लानिंग है, क्योंकि जैसे छतर मंजिल को लेकर के था कि छतर मंजिल हमारे यहाँ एक बड़ा म्यूज़ियम बने, तो वो अब होटल में बदल गया है। तो देखते हैं इसके लिए क्या प्लानिंग है एलडीए की और वो क्या करता है। इसमें तो दास्तानें भी हुई हैं। तो क्या था कि ये जितने भी तरह के शौक जो थे वो सारे यहाँ पर होते थे नवाबों के टाइम के और एलीट्स जो पसंद करते थे। ये अब इसमें आप देख सकते हैं काफी अंधेरा है, फिर भी हम आपको अंदर ले चल के कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग ये मेन जो हॉल उसमें पहुंच चुके हैं। अभी भी उस जमाने की, ये कौन सा हॉल था? ये बिलियर्ड्स हॉल था। अच्छा। तो यहाँ पर बिलियर्ड्स खेला जाता था। और ये जो अभी तक पेंटिंग बनी हुई है? हाँ, ये पेंटिंग तो बस सब बात की बनाई गई हैं। अच्छा। हाँ, तो और इसके चारों तरफ जैसे हॉल थे, एक इधर हॉल, उधर, और हॉल में कुछ छोटे हॉल भी थे जहाँ पे जैसे हम
20-25 लोग इकट्ठे होकर के बातचीत करें, भाई हमारा खेल में मन नहीं लग रहा, हमारा कोई तफरी, कोई मजाक में मन लग रहा है तो हम वहाँ बैठे हुए हैं। किसी का कोई ग्रुप उधर बैठा हुआ है, शेर व शायरी कर रहा है, किसी को कोई किताब पे तस्करा कर रहा है कि भाई ये हमारी किताब है इस पे, और कहीं पे कोई खेल खेल रहा है, कार्ड्स खेले जाते थे। तो यह क्या था, ये पूरा जो एक, जैसे कि जब आप लड़ाई में रहते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपका दिमाग बहुत सुकून तलाशता है। तो जो जो चीज़ें थीं वो सारी यहाँ पर होती थीं। और ये अच्छा, एक सबसे अच्छी चीज़ आपके पास जब ये खौफ नहीं था, ये हमारी जगह है, ठीक है, हमारी जगह है, यहाँ जो करेंगे हम करेंगे, हम अपनी मर्जी का काम करेंगे। तो रिफाई आम क्लब ने, समझिए, अंग्रेज़ हुकूमत के अंदर एक आपको अपनी हुकूमत दी थी, जहाँ आप अपने शौक़, अपनी, अच्छा यहाँ कोई आपसे ये थोड़ी नहीं पूछने आता कि आप कहाँ से हैं, आप कौन हैं। तो ये एक लखनऊ के लिए पूरी मज़ेदार जगह थी। और मुंशी जी का जो भाषण था वो इसी जगह पे हॉल में हुआ था, इसी हॉल में। मुंशी भाई इस तरफ कहते हैं कि स्टेज लगा हुआ था, और इसमें मतलब उस वक्त का जितना बड़ा लेखक, हिंदी उर्दू दोनों का, वो इकट्ठे था। और मुंशी जी से जब ये कहा गया कि आपको सदारत करनी है, तो मुंशी जी, क्योंकि भाई उसके फौरानी बात तो ख़त्म हो गए थे, तो उनकी उम्र थी, तो उन्होंने कहा कि मैं इस प्रोग्राम की तो सदारत ज़रूर करना चाहूँगा जिसमें कौमी एकजहती है, जिसमें एक फ़िक्र है। वो हमेशा कहते थे राइटिंग हमेशा फ़िक्र के लिए की जाती है, लोगों की फ़िक्र के लिए की जाती है, राइटिंग खाली मन बहलाने के लिए नहीं की जाती। तो प्रेमचंद खास करके इसके लिए आए थे और उन्होंने इसकी सदारत की थी। उसके बाद के जैसे जो एक जलसा इसका प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन का कलकत्ता में हुआ, तो वहाँ था कि उनको बुलाया जाएगा, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को, तो बुजुर्ग बूढ़े होने की वजह से वो नहीं आ पा रहे थे, तो कुर्सी पे उनका फ़ोटो रख करके उनकी सदारत कराई गई थी। तो ये वो संगठन था जिसकी बुनियाद सोची कि कैसे पड़ी थी, प्रेमचंद ने यहाँ डाली है। सज्जाद ज़हीर ने इसके लिए इतनी मेहनत की कि ये आप कोई संगठन कैसे खड़ा होता है, अगर इसे सीखना हो तो सज्जाद ज़हीर साहब को पढ़ लीजिए। उन्होंने रोशनाई के नाम से किताब लिखी है, पूरे प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन को कैसे ख्याल आया, कैसे बनाया गया, कौन कौन तरह की मेहनत की, उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। तो ये वो जगह है जहाँ पर प्रेमचंद, जैसे अगर आप खामोश थोड़ी देर खड़े होइए तो आपको लगेगा कि यहाँ पर भाई महात्मा गांधी हैं, मतलब उनकी स्पीच अगर आपने पढ़ी है तो आपको लगेगा कि साउंड करती है, सुनाई देगी, जैसे प्रेमचंद के बोलने की हमको बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, लोगों को लगता होगा ये एक पागलपन टाइप का है, लेकिन हम लोगों को उससे जुड़ाव है, अपनी ये तारीख से बड़ी मोहब्बत है। तो हमको लगता है कि जैसे इस चीज़ की बड़ी अहमियत रखनी चाहिए कि आपके लोगों ने यहाँ पे क्या क्या काम किए। हमको तो अपने सारे बुजुर्ग लगते हैं यहाँ पर हैं, और ऐसे बुजुर्ग, ऐसे मतलब दिग्गज लोग यहाँ पर रहे। तो ये तो हमको लगता है कि जिस वक्त ये रहा होगा उस वक्त कितनी रौनक रही होगी। और आज जब हम देखते हैं कि आज जब पूरे शहर में रौनक है, तब उस जगह अंधेरा है। देखिए कितना सन्नाटा है कि हाँ, हम सोचते थे कि बताओ, जब पूरा शहर अंधेरे में झोंक दिया गया था तब यहाँ से रौनक उठी थी। आज पूरा शहर जगमगा रहा है और हमारा रिफाई आम क्लब जो है अंधेरे में बंद है, चमगाद में लटकी। किचन होते थे यहाँ, आप सोचिए फ्यूजन फूड जो होता है लखनऊ में पहली बार, अगर आप कहिए कि बन कबाब, ठीक है, सैंडविच, कबाब की सैंडविच, वो सब यहाँ ईजाद की गई, यहीं खिलाई गई, क्योंकि वो क्लब था। अच्छा, वो लोग अपने यहाँ दूसरी सैंडविच खिलाते थे, तो उसकी नकल में हमारे, अब हम लोग थोड़ा सा जायके में 2 कदम आगे भी थे, तो सैंडविच उनकी ली, कबाब अपना लिया, तो हमने कबाब सैंडविच बनाई। हमने बन कबाब जो लखनऊ का बहुत मशहूर है, वो यहाँ वही ये फ्यूजन फूड यहाँ तैयार हुआ। तो क्या था, ये इस तरीके के खाने होना, कुल जमा आप ये समझिए कि भाई यहाँ की चाय, यहाँ के आपस में बैठ कर के शरबत पीना और सैंडविच खाना, ये सारा यहाँ का भी किचन भी आगे था। तो ये पूरा एक तरीके से कल्चर था कि आप सुबह से यहाँ आ जाइए और शाम तक, रात तक आराम से आप जो है यहाँ अच्छा खाना भी खा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें देखिए, क्या था कि जिस चीज़ को आपके ऊपर बंद कर दिया गया था, आपने सारी मेहनत करके वो चीज़ अपने पर खोल ली थी। यहाँ भाई अंग्रेज़ों ने आपके ऊपर हर सख्ती कर दी, हर तरह से आपके चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली, आपका जायका छीन लिया। आपने कहा कि नहीं, हम अपना रिफाई आम क्लब बनाएंगे, वहाँ हर चीज़ लेकर के आएंगे, तो आपने प्रयोग करना शुरू कर दिया। अच्छा, हमें एक चीज़ आपको बताएं, बहुत ख़ास चीज़, कि रिफाई आम क्लब को लेकर के आप कहीं चले जाइए, किसी को बताइए कि भाई ये रिफाई आम क्लब है, ये इसकी हिस्ट्री, आदमी इतना मुतासिर होगा कि हाँ, ये इतनी अच्छी इमारत और इसका इतना इतिहास। लेकिन आप लखनऊ में तमाम तरह के डीएम आए, एलडीए में भी तमाम लोग आए, हर आदमी ने इस चीज़ की अहमियत को बहुत समझा। तमाम मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, गवर्नर रहे, हर आदमी को ये समझ में आता है कि रिफाई आम क्लब की वाह क्या तारीख़ है, कितनी गहरी तारीख़ है और इसका कितना योगदान है। लेकिन जब आप पूछिए काम के लिए, तो फिर वो
फिर वो ठंडे में उसमें चला था। तो हम ये सोचते थे कोई आदमी तो ऐसा मिलता नहीं जो रिफाई आर्म क्लब की अहमियत को नज़रअंदाज करे। भाई जैसे आपके एक खिलाफ से भी खिलाफ आदमी होगा, अगर लिटरेचर जिसने कभी नहीं पढ़ा होगा, उसको भी जब आप बताइए प्रेमचंद यहाँ रहते तो कहेंगे यार भाई इतनी ऐसी जगह है लखनऊ में। लेकिन उसके बाद फिर वही मामला ठंडा। तो हम कहते हैं रिफाई आर्म क्लब को सब, जैसे उसका नाम ही रिफाई आर्म, वो आवाम के फ़ायदे के लिए, तो आवाम और बादशाह सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन जैसे आवाम की फिक्र नहीं है, ऐसे रिफाई आर्म की भी कोई फिक्र नहीं है। किसी को मालूम है सब कि भाई दिक्कत क्या है, दिक्कतें क्या हैं और ज़रूरत क्या है, लेकिन अब नहीं हो पा रही हैं। देखिए हो सकता है कोई कभी किसी की नीयत बदले और उसको लगे कि हाँ वाकई हमको इसको, क्योंकि देखिए अगर नहीं संभालेंगे तो एक दिन इमारत खंडहर में बदल जाएगी। फिर हम लोग नहीं होंगे, मान ली कोई और होगा तो उसके बाद खाली मैदान की फोटो लेके कहेगा यहाँ कभी रिफाई आर्म क्लब था। और ये देखिए, ये इसका जो ये पैसेज था जहाँ पर आके गाड़ियाँ रुकती होंगी कभी, और मेन हॉल का ये इसकी छत गिर गई। ये इसके बारे में ये है कि जब प्रेमचंद अंदर बोल रहे थे तो अचानक यहाँ पर आकर के एक बग्घी रुकी, तो लोगों ने कहा कि भाई उनको लगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, क्योंकि वो वहाँ पर थे। तो अचानक सारे लोग निकल के आए तो देखा उसमें से सरोजिनी नायडू उतर करके आ रही। सरोजिनी नायडू क्योंकि भाई लिटरेचर की भी बहुत शौकीन थी और पोइट्री बहुत अच्छी लिखती थी, तो वो उनकी कांग्रेस का अधिवेशन था, लेकिन उनकी फिक्र थी हमको रिफाई आर्म क्लब जाना है क्योंकि यहाँ पर अपने लिटरेचर की बातचीत हो रही। तो वो उनकी बग्घी यहीं रुकी थी। आप सोचिए कि पूरी छत गिर गई है इसका हालत ये है। तो यहाँ पे कौन कौन नहीं आया होगा, हम तो ये सोचते हैं। और उसकी हालत क्या है, तो क्या कहा जाएगी, कितना रोएं किसी चीज़ के लिए। लेकिन एक रिफाई आर्म के लिए हमारा एक कि अगर पूरी ज़िंदगी भी गर्क हो रही होगी, हमारी पूरी ज़िंदगी किसी की भी, अगर इसको बचाया जा सके और इसको वापस उसी हालत पे लाया जा सके तो कर देना चाहिए, हम लोगों को लगना चाहिए। और हम तो हमेशा इस कोशिश में हैं भी कि भाई इसको कम से कम आप रेनोवेट करके एक म्यूज़ियम की शक्ल में, एक हेरिटेज म्यूज़ियम बना दीजिए जिसमें सारा इतिहास हो, ताकि आने वाली नस्लें जान तो सकें कि भाई यहाँ क्या क्या काम हुए थे। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि इसको रिनोवेट किया जाए और कम से कम इसमें एक मुंशी प्रेमचंद जी की एक मुजस्समा लगाया जाए। इस जगह की भी तारीख के लिहाज से हमारे लिए तो दो बहुत महत्वपूर्ण वो हैं। एक महात्मा गांधी, क्योंकि 1920 में जो असहयोग आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया उसके लिए वही जगह जगह जा रहे थे, तो यहाँ पर उनकी बहुत तारीखी स्पीच है। दूसरी तारीखी स्पीच जो है वो प्रेमचंद की है, क्योंकि प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन पूरी दुनिया में फैला, और जब भी कभी उसका जो पहला सेशन है और उसकी जो सदारत है और सदारत की जो स्पीच है, वो जब आने वाली नस्लें हमेशा पढ़ेंगी, क्योंकि वो ऐसी है ही है। प्रेमचंद को यूं भी पढ़ा जाता है, फिर प्रेमचंद ने जो तारीखी बात कही है लिटरेचर को लेकर के, पूरी दुनिया उसके सामने सर झुकाती है, तो उसकी तारीख तो ये रहेगी। तो हम ये तो चाहते हैं भी, कुछ नहीं, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ महात्मा गांधी, क्योंकि वो देखिए इस देश की बुनियाद है, ठीक है, और उन्होंने यहाँ बहुत काम किए हैं। तो एक तरफ महात्मा गांधी और एक तरफ हमारे जो लिटरेचर का एक पितामह है और एक आवाम का लेखक है प्रेमचंद, तो उनकी तस्वीर और उनका कोट और उन लोगों को भी याद रखा जाए जिन्होंने सोचा कि कम से कम हम हिंदुस्तानियों के लिए भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जहाँ पर वो भी बैठ के एंजॉय भी कर सकें और इस देश के बारे में चिंतन भी कर सकें। उन लोगों को भी यहाँ पर याद किया जाए। नहीं, बिल्कुल होना तो ये चाहिए कि भाई आपको 1860 से भाई जो जिन्होंने फिक्र की वहाँ से अगर आप उनके बारे में लिखना शुरू करिए, एक एक आदमी के बारे में पता हो थोड़ा, जितना भी, जैसे देखिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाइए, एएमयू में जिसने बुनियाद में उनको भाई मदद की, जिसने जैसे भी, किसी ने पैसे की, किसी ने कोई चीज़ की, सबके पत्थर लगे हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं, सबके दरवाजे बने हुए हैं। अब एएमयू 50-100 साल के बाद भी कोई जाएगा तो बता सकता है कि भाई ये सर सैयद का ख्वाब था, लेकिन इसे बाद में कैसे 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 पूरा किया गया। ऐसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं। ये कोई बहुत पहाड़ जैसा काम नहीं है, बहुत आसान काम, पहाड़ जैसा काम तो हमारे बुजुर्ग करके गए हैं, हम लोग वो आसान काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हो जाए तो बहुत बेहतर है। तो इस रिफाई आर्म क्लब को यहाँ पर आकर हम लोग पहली बार नहीं कवर कर रहे हैं, हमसे बड़े बड़े जर्नलिस्ट आ चुके हैं यहाँ पर जिन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई है। उनमें एक कोशिश हमारी भी है, हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी आवाज़ हमारी हुकूमत तक पहुंच सके। और वो लोग भी पूरे, आप 5 साल चुनाव लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके लिए आपकी सारी पॉलिटिक्स होती है, बनाना बिगाड़ना का काम आप सब करते हैं, उसके बीच में थोड़ा सा फिक्र आप कर लीजिए अपनी उस इमारत की, उस गौरवशाली इतिहास के बारे में सोच लीजिए। ये सब आपका ही है
और आपकी अगर नजर इनायत, नजर करम इसके ऊपर हो जाएंगी तो फिर हम अपने आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो नस्ल है, उसको हम बता सकेंगे कि ये हमारी तारीखी इमारत है। चाहेंगे हम कि सारे लोग वैसे ही, हम फिर एक बार इसको दोहराएंगे कि सारे लोग फिर एक बार 1860 वाली कोशिश करें और अपना हर जो कुछ हो सकता है भाई एक बार बैठ करके जिम्मेदारानों से बातचीत करें कि भी क्या दिक्कत आ रही है, हम सब लोग उसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो वो करके अगर हम लोग इसे कर ले जाएं तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और परवेज़ भाई आपको हमेशा फिर ज़माना याद रखेगा कि हाँ, एक देखिए कोशिशें बहुत लोगों ने की, लिखा बहुत लोगों ने, वीडियो बहुत बनाए गए, खबरें नेशनल इंटरनेशनल खूब हुई, रिफ़ाई आम क्लब पे किताब भी लिखी गई, रिफ़ाई आम क्लब में क्या क्या हुआ ये सब भी लिखा गया, लेकिन रिफ़ाई आम क्लब की हालत दिन ब दिन ख़राब ही हुई। तो अगर मान लीजिए हम लोग की भी कोशिश या हमारे बाद भी कोई लोग कोशिश करने लगे अगर इसे उस स्वरूप में ले आए, एक बहुत बड़ा काम होगा। हम लोग को ये करना चाहिए कि हम लोग को अपना काम नहीं रोकना चाहिए, अपनी फिक्र नहीं रोकनी चाहिए और हमेशा ये अपील करते रहना चाहिए कि रिफ़ाई आम को आप ऐसे ही वापस फिर से बनाइए। आइए द पॉलीग्राफ के इस खास कार्यक्रम मातृभूमि में हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं, हम सब मिलकर आवाज़ से आवाज़ जोड़ें और शायद हमारी बात हुकूमत तक पहुंच गई।